हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अकाउंट्स का क्लास हो गया है, करेक्ट। ब्रेक मिल गया है आपको। अब जल्दी से टैक्स के क्लास में ज्वाइन कर दीजिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू विथ आवर टैक्स लेक्चर। यस, आज हम लगभग अपना चैप्टर 1 खत्म करने वाले हैं, राइट। तो चैप्टर 1 लगभग हमारा अभी खत्म होने को ही आया है, समाप्त करना है उसको। यस, हेलो। अकाउंट्स के वाले भी लेक्चर्स अपलोड नहीं हुआ। हाँ ठीक है, चलो हाय हेलो, जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए बच्चा लोग। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। तो कैसा था आपका दिन आज? ब्रेकफास्ट वगैरह खा लिया आप लोगों ने? विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी संक्रांति डियर स्टूडेंट्स। यस, संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें एक साथ जोड़ देता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसका सेलिब्रेशन होता है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। हाय, यस ज्वाइन हो गए दिशा, मिताली, साक्षी, सिद्धार्थ। यस, गुड आफ्टरनून। वैभव, यस चलो। ओमकार, हैप्पी संक्रांति टू यू। Vignesh, I do try and teach in English. I try and repeat. Yes, Namaste Shaina. Good afternoon. A happy Makar Sankranti to all of you. Yes. Join in फटाफट, देखो all good. Volume and sound, everything is good for you all. तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। Yes, आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। Yes, so all is perfect, so I can start with it. Yes, now dear students, let us understand. Ritu, thank you. Now let us understand कि हमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने कल आपको ग्रॉस इनकम और नेट इनकम के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? ग्रॉस इनकम और नेट इनकम के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रॉस इनकम और नेट इनकम है उसके बारे में ये समझिए, जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा, ओपनिंग स्टॉक, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट, जीपी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फाइनली जो नेट प्रॉफिट आता है ना, इस नेट प्रॉफिट पे ना हमें ना टैक्स पे करना होता है। सो ऑन दिस नेट प्रॉफिट आई एम गोइंग टू पे टैक्सेस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, सो नेट इनकम, आई डू नॉट पे टैक्स ऑन ग्रॉस इनकम। Yes, Manisha, thank you. चलो let's get started kids. Come on. Now net profit पे हमें टैक्स निकालना होता है। जो GST हम निकालते हैं वो सेल्स पे निकालते हैं, ग्रॉस इनकम पे निकालते हैं, ठीक है। Yes, now let us understand. I try my best to explain in English. बीच में मैं हिंदी यूज करती हूँ, बट जो भी मैं हिंदी में बोलती हूँ I try and repeat it in English, not miss out anything. Right. Now students, अगर हम अपनी नोट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे समझ के लेंगे कि yes, happy मकर संक्रांति to all of you, everybody, happy मकर संक्रांति. Okay. Now let's get going. ओके, अरे आज काय, एक सेकंड, कुठल्या नेटला कनेक्ट केलेला आहे? 5G लाच आहे, कनेक्टेडच आहे। ऍक्सेप्ट, बघ आता हे चेक कर तू एकदा। तर एकदा स्पीड चेक कर। हाँ कर। हो गया ना? ओके, शायद बच्चे बोल रहे हो गया है। ओके, अब ठीक है म्हणतात सगळे। नाउ ऑल गुड। हाँ, येऊ देते एकदा चेक कर। बॅकग्राऊंड साऊंड का म्हणतात रे मुलं प्रसाद? तुम्ही जेव्हा बोलत नाही तेव्हा येत ना तो आला, पण तो इतरांच्या लेक्चरला येत नाही रे कधी कधी। येत कधी कधी आपले रिकामी म्हटली येतो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके करूँ स्टार्ट।
ओके ओके कर लें, ठीक है। Yes students, it has started now. Yes, all good. अभी लैग नहीं हो रहा है. Yes, so let's get started. ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है. We are dependent on technology. These things are going to happen. All good, all perfect. Yes. Now let us understand. मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सीखा, ग्रॉस और नेट रिसीट के बारे में भी आपको कल मैंने सिखाया था. मेथड ऑफ अकाउंटिंग बच्चा लोग फटाफट बताइए कौन सी दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है. एक है कैश सिस्टम और एक है मर्केंटाइल सिस्टम. एक है कैश सिस्टम और एक है मर्केंटाइल. कैश सिस्टम में इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट बेसिस, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट बेसिस. बरोबर, एकदम बरोबर. अब जो आगे का पार्ट होता है एक्रूअल में. एक्रूअल में इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल या ड्यू बेसिस. अब क्या होता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो होती है यहाँ पे, दे डू नॉट फॉलो असेसीज सैलरीज, एचपी और कैपिटल गेन्स. नॉट वेरी कोऑपरेटिव. दे आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव. यस, दे से दैट हम तुम्हारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं देखेंगे, हम हमारा ही रूल बनाएंगे. पीजीपीपी और आईओएस से वी फॉलो द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय असेसी. यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई टीच यू दिस further. So you will get a better understanding when I teach you this further. Now students, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स. ना थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से लेते हैं कंसेप्ट. अगर आपके पास नोट्स है तो मैं रामबाण जो है स्टार्टिंग से खोल के आपके साथ करने वाली हूं. यस, मर्केंटाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रूड. यस, बिल्कुल बरोबर है. आज आपकी क्वेरी सॉल्विंग का सेशन करूंगी. चैप्टर 1 होने के बाद वील डू क्वेरी सॉल्विंग सेशन टुडे. तो जिनकी भी चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है अगर सॉल्व नहीं हो पाई है तो मैं आज सॉल्व करा दूंगी. बट थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे. आज क्वेरी ओनली रिलेटिंग टू टॉपिक 1. ओके, यस. तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस कराती हूँ इंपॉर्टेंट. यस, सो जिनके पास नोट्स नहीं है यू कैन राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस. तो मैं आपको करा रही हूँ कंसेप्ट 3 ऑफ आवर नोट्स, दैट इज सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस. ओके, आज चैप्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आज चैप्टर के बाद आज हम ओपन हाउस फॉर क्वेरीज रखेंगे. क्वेरीज रिलेटेड टू चैप्टर 1 ओनली. आई कैन आंसर योर क्वेरीज रिलेटेड टू फर्दर चैप्टर्स, बट थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बिकॉज मीनो जैसे मैं पीजीपीपी का चैप्टर है वही चैप्टर अगर मैं बहुत टाइम कराने वाली हूँ वही चैप्टर में बहुत टाइम कराने वाली हूँ तो डिटेल में तभी बता दूंगी ना. अभी एक सेंटेंस में क्वेरी नहीं सॉल्व कर पाऊंगी. यस, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो आपने क्वेरीज पूछी होंगी वो भी आप आज यहीं पे पूछ लीजिएगा तो चैप्टर 1 के डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे. Right. Now, Section 1. Section 1 बोलता है the act shall be called as the Income Tax Act 1961. It shall come into force with effect from 1st April 1962 and it extends to whole of India. Whole of India now also includes Jammu and Kashmir, very much includes Jammu and Kashmir also. So income tax is applicable to whole of India. India माने क्या, इसकी definition भी अभी हम समझ के लेने वाले हैं. Now, सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन. यू नो, हर इनकम टैक्स एक्ट जो भी एक्ट होता है ना उसका एक बेस बनता है, एक चार्जिंग सेक्शन होता है. जैसे इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, customs is a tax on imports and exports. You know, it was a custom. जब भी आप राजाओं के जमाने से हम टैक्स देते थे तो ये कस्टमरी था कि अगर आप दूसरे किंगडम से इस किंगडम में आ रहे हो तो इस किंगडम के राजा को कुछ गिफ्ट और भेंट देना कि प्लीज अलाउ मी मेरा शॉप यहाँ पे खोल दूं, प्लीज अलाउ मी मैं मेरा ट्रेडिंग यहाँ पे कर देता हूँ. तो इस टाइप का ये होता है. ओके, सो ये तभी से चलते आ रहा था, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया कस्टम्स एक्ट और कस्टम्स ड्यूटी. इसीलिए इस टैक्स का नाम ही क्या पड़ गया, कस्टम्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी. बरोबर. यस, नाउ let us understand section 4. चलो मेरे साथ. What is section 4? is the charging section. मतलब हम एक बेस डिसाइड करते हैं कि इनकम टैक्स is going to be payable on income. So it is payable in respect of total income. तो पहला section 1 बोलता है the Income Tax Act 1962 applies to whole of India. Come on मेरे साथ. Income Tax Act Income Tax Act applies to whole of India. बरोबर.
Yes, it is going to be effective from 1st April 1962. It is going to be effective from 1st April 1962 and it extends to whole of India. Section 4 is the charging section. It says income tax is payable for any assessment year. Income tax is payable for any assessment year at the rate specified in the annual finance act. क्या रेट से पे करने का? जो फाइनेंस एक्ट में बोला गया है वो रेट से पे करने का. Yes, at the rate specified in the finance act. किस पे इनकम पे करेंगे? ऑन टोटल इनकम. अयो, किस पे करेंगे? टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन. अब देखो मैंने सेक्शन 4 अब क्यों बताया. अब आपको एवाई की मीनिंग समझ में आ गई. यस, ओके. अब मुझे क्या समझ में आगे देखो, असेसमेंट ईयर मुझे पता है. यस, इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट. आपको पता है हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, इसलिए एनुअल फाइनेंस एक्ट बोला है. आप अगर एवाई 21-22 कर रहे हो तो एवाई 21-22 के रेट्स अप्लाई करो. आप अगला एवाई कर रहे हो तो अगला रेट अप्लाई करना. अयो, इज एवरीबडी विथ मी? बच्चा लोग चलो चलो जल्दी करो. Now, it is payable on total income of whom any person. So, we understood who is a person. We understood person का meaning individual, HUF, AOP, BOI, AJP, ये सब कौन है? Individual, ये सारे person है for the purpose of the act. And income that you earn in the PY. तो मैंने income कब earn किया? PY में. टैक्स कब पे किया? उसके रिटर्न्स कब फाइल किए? एवाई में. कौन पे करेगा? एवरी पर्सन. किस पे करेंगे? टोटल इनकम. बरोबर. यस, चलो आगे. Section 2. Section 2, it has many subsections and it defines important terms. Generally, all acts would be like that. Section 2 will always give you important definitions. Section 2 will always give you important definitions. Yes. तो Section 4 is the charging section. तो headline लिख दो. चलो, आज की ताजा खबर फटाफट लिखेंगे. चलो चलो. Section 4 is the charging section of Income Tax Act. लिखो. Section 4 is the charging section of the Income Tax Act. लिखा. Section 4 is the charging section of the Income Tax Act. मैम हमने क्या लिखा है? हमें क्या लिखना है? बोल रही हूँ ना, ये लिखना है, सिर्फ हेडलाइंस लिखो. सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. बरोबर. हाँ, उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. ठीक है, आगे पढ़ाऊंगी डेफिनेशन. बच्चा लोग हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं? मैं कंसेप्ट 4 पे हूँ. जिनके पास नोट है आप टिक करते जाइए. कंसेप्ट 3 हो गया. आज मैं पूरा नोट से एक बार रिकैप करा के चैप्टर का समरी देख के आज मैं आपके साथ क्वेरी सॉल्विंग करूंगी और आपकी टेस्ट भी लूंगी. ओरली टेस्ट लूंगी जहां पे आप मुझे आंसर करते जाओगे. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. मैम सेक्शन 4 रिपीट कर दो. आकाश सेक्शन 4 में कुछ नहीं है. तेरे को सेक्शन 4 ऑलरेडी पता है. सेक्शन 4 बोलता है कि आपको इनकम टैक्स पे करना है. किसको पे करना है? एनी पर्सन. ओके, एनी पर्सन. ऑन व्हाट? ऑन इनकम. ऑन व्हाट? ऑन इनकम दैट यू अर्न. यू हैव टू पे दिस ऑन इनकम. Yes, so you have to pay this tax on income that you earn in the PY. When are you going to pay the tax? In the next year, and that next year is called as AY. और क्या रेट से पे करोगे? तुम और मैं रेट डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, हम क्या रेट से पे करेंगे? We will pay tax at the rate specified in Annual Finance Act. बरोबर. चलो आगे. आकाश थम्स अप दे देना. ओके. कंसेप्ट 4. कंसेप्ट 4 बोलता है इनकम टैक्स इज लिविड ऑन असेसीज टोटल इनकम. टोटल इनकम माने एनटीआई. सो जिनके पास नोट्स नहीं है और नोटबुक है आपके पास, आप लिखते जा रहे हो, सो प्लीज कीप राइटिंग. प्लीज कीप राइटिंग डियर स्टूडेंट्स एंड राइट डाउन. टैक्स इज पेएबल ऑन टोटल इनकम. लिखो. टैक्स इज पेएबल. टैक्स इज पेएबल ऑन टोटल income. Now what is total income? हाँ, tax is payable on total income. लिखो जल्दी. and total income माने क्या? NTI. total income माने क्या? NTI is payable on total income. that is NTI. that is NTI. बरोबर. चलो सब लोग सीधे बैठे हुए हैं क्या? हाँ चलो. स्ट्रेट सिट स्ट्रेट. स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट. ओके.
आगे इसके बाद बोला है इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब्स 5 heads of income. Do we know this? Yes. Whereas you have unlimited sources of earning the income. We have unlimited sources of earning the income. What are these unlimited sources of earning the income? Let us understand. ये हमने लिखा था, आपने नोटबुक में लिखा था. पता है आपके अनलिमिटेड सोर्सेज क्या है? रेंटल इनकम अर्न करना, बरोबर, क्या अर्न करना? रेंटल इनकम, फिर सेल ऑफ असेट हो सकता है, बरोबर, सेल ऑफ असेट, सैलरी, आपने बिजनेस बोला था. ये जिनके पास अभी नोट्स पहुंच गए हैं एज अ होमवर्क, आप यहाँ पे वो कॉपी कर लोगे. आपके सोर्सेज अर्न करने के इनकम सोर्सेज क्या है? जैसे आप इंटरेस्ट इनकम से भी अर्न कर सकते हो. सो आई कैन हैव इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, सेल ऑफ असेट, सैलरी, बिजनेस, इंटरेस्ट, और इट कैन बी अ प्रोफेशन. यस, तो सोर्सेज इनकम अर्न करने का तरीका अनलिमिटेड है. याद है किसी ने मुझे थेफ्ट भी बोला था, गैम्बलिंग, बेटिंग बोला था, तो हमने ये सब तभी डिस्कस किया हुआ है. आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ वो लिख के लेना है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, शाबाश, अच्छे बच्चे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन से हेड में जाएगा? iOS में, करेक्ट. आज मैं टेस्ट भी लूंगी. हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहरी. ऑल स्टेट्स आर हैविंग डिफरेंट नेम्स फॉर दिस फेस्टिवल. यस, इट इज वंडरफुल. आज आखिरी के 10-15 मिनट हम लोग खूब सारा टेस्ट लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. हाँ, चोरी भी लिखा था मिताली हमने, मुझे पता है. इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल. अच्छे बच्चे सारे. अब ये थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. यहाँ थोड़ा सा मुझे नोट्स में करेक्शन करना है. आइयो, क्या करने का है? करेक्शन. मच नहीं करने का. मैं कितनी बार भी करेक्शंस कराने को लगाऊंगी, करने का चुपचाप. माय क्लास, माय रूल्स. हाँ, चलो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. हाउ मेनी मोर डेज फ्री? Yes, you have a good news. Next Monday, Tuesday, Wednesday भी हम लोग आपको YouTube पे ही मिलेंगे. उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा and the lectures will be there on SPC app. बरोबर? Yes. चलो, यहाँ पे मुझे कुछ करेक्शन करना होगा. मैं 2 मिनट आपको बताऊंगी क्या करेक्शन करना है. यहाँ पे आप स्टार मार्क करके लिखोगे MCQ क्वेश्चन. सो ऑन दिस पार्ट, इन द पास्ट MCQ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो लिखो यहाँ पे क्या आया हुआ है? MCQ क्वेश्चंस. ओके, यस, लिखा सबने. द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 कंटेन्स 3 parts. Ideally, I am going to talk about 4 parts. Now, पहले 3 parts specify the rate of tax. पहले 3 parts हम किसकी बात करें? जो फाइनेंस एक्ट होता है, एक्ट काफी बड़ा होता है, तो मुझे क्या देखना होता है? शेड्यूल्स. यू नो, चैप्टर्स होते हैं, कुछ शेड्यूल्स होते हैं. शेड्यूल्स में रेट्स दिए गए. द फर्स्ट शेड्यूल गिव्स द रेट्स ऑफ टैक्सेशन. सो फर्स्ट शेड्यूल गिव्स अस द रेट ऑफ taxation. Everybody with me? Everybody understanding? Yes. Now please understand the first schedule to the Finance Act 2020. Why are we learning Finance Act 2020? Because that's applicable for PY 2021 माने AY 21-22. बरोबर? Yes. Part 1 of the first schedule. एक second. Part 1 of the first schedule specifies the rates applicable for. ये AY गलत है यहाँ पे. हाँ, जिनके पास नोट्स नहीं है मैं लिखवाऊंगी. मैं हमेशा इसको नीचे समराइज करती हूँ, आप लिख के लेना. चैप्टर 2 से आई वुड प्रिफर एवरीबडी हैविंग देयर ओन नोट्स. अगर आपने सॉफ्ट कॉपी मांगी है, आपको एक 3-4 चैप्टर्स की सॉफ्ट कॉपी दी गई है, आपको जेरोक्स निकाल के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे बच्चों. ओके, ओके, प्लीज समझ लो. मैम, एक शेड्यूल का मतलब एक्चुअली होता क्या है? शेड्यूल इज एन एनेक्शर. ओके, एक शेड्यूल जिस चैप्टर है उसको नाम हमने शेड्यूल दे दिया, तो हमने फाइनेंस एक्ट में कुछ अटैचमेंट्स करते हैं, उसको शेड्यूल बोलते हैं. नहीं तो फाइनेंस एक्ट में सारे सेक्शंस होने चाहिए 1 से 298 तक, लेकिन और भी छोड़ के हमको और भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो जनरली ये टैक्स रेट्स कहाँ दिए जाते हैं? शेड्यूल में दिए जाते हैं. समझा? थम्स अप दे दो. चलो, यस, तो शेड्यूल्स आर अटैचमेंट्स ऑफ द फाइनेंस एक्ट. उसमें और भी हम अटैचमेंट कर देते हैं. नाउ पार्ट 1 हम सीख रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल. तो पहले बॉक्स करो फर्स्ट शेड्यूल. हम क्या सीख रहे हैं? फर्स्ट शेड्यूल. कौन सा? फाइनेंस एक्ट 2020. उसमें 4 पार्ट्स है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. अयो, कितने पार्ट है? चलो चलो. फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट
2020। राघवेंद्र मुझे थम्स अप चाहिए, मैंने बता दिया शेड्यूल इज जस्ट एन अटैचमेंट। आइडियली इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ सेक्शन 1 और 298 तक नहीं होता, देयर आर 14 शेड्यूल्स। हर शेड्यूल में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एक्ट को बताना है वो दिया जाता है। हम शेड्यूल 1 की अगर बात करेंगे, इट गिव्स द टैक्स रेट्स। व्हाट इज शेड्यूल 1? इट इज गिवन, शेड्यूल 1 इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट जहां पे टैक्स के रेट्स दिए जाते हैं बरोबर। ओके, आगे शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। कितने पार्ट है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 के नोट्स के यहाँ पे मुझे करेक्शन करवाना है। करेक्शंस के टाइम मैं बोलती हूँ ज्यादा मच नहीं करने का। हाँ, पार्ट 1, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 स्पेसिफाइज द रेट्स एप्लीकेबल फॉर AY 2021। ओ माय गॉड, हम कौन सा AY कर रहे? वी आर स्टडिंग AY 21-22। लिखना कैसे है? 2 मिनट रुक शशांक, बताती हूँ, पहले समझाने दे फिर लिखवाऊंगी। चलो फटाफट। हम करंटली कौन सा AY कर रहे हैं? हम करंटली AY 21-22 कर रहे हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल हमेशा AY 2021 माने पिछले ईयर का टैक्स रेट देता है। हमेशा जब टैक्स रेट स्टार्ट होते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाट वर द टैक्स रेट्स इन द लास्ट ईयर। बैकग्राउंड देते हैं हम लोग। सो कहां से स्टार्ट करते हैं हम? बैकग्राउंड से। व्हाट वर द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर लास्ट ईयर? व्हाट डू वी गिव? बैकग्राउंड की लास्ट ईयर के टैक्स रेट्स क्या है। सो इट ऑलवेज गिव्स द tax rates for AY 2021, that is the last year. Part 2 specifies the rate at which tax is to be deducted at source for current FY। जब मैं बोलती हूँ FY 2021 माने AY 21-22 के TDS के रेट्स दिए हैं। कौन से रेट्स दिए हैं बताओ मुझे? TDS के रेट्स दिए हैं। ओके, पे अटेंशन डियर स्टूडेंट्स। ओके, हम सीख रहे हैं शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020। शेड्यूल 1 में कितने पार्ट? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। Part 1 starts from the background last year. It starts with last year के tax rates, that means पिछला AY 2021। Part 2 gives TDS के rates for the current year। किसके rates? TDS के rates for the current year माने PFY या PY 2021 माने AY 21-22। इस पे थ्योरी क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नॉर्मली पूछती है, इसलिए एग्जाम व्यू पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है लर्न करना कौन से पार्ट में क्या रेट्स दिए हैं, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस दे रही हूँ। TDS क्या होता है बताती हूँ। TDS is equal to, हेडलाइंस में लिख दो टैक्स। हेडलाइंस में लिखो मतलब लिखो। हाँ, TDS is tax deducted at source। लिखो tax deducted at source। okay, so when I say tax is deducted at source of the income, मतलब जहां से हमें इनकम मिलता है वही सेच तेरा टैक्स डिडक्ट करेंगे, तेरे सोर्स पे सेच तेरा टैक्स डिडक्ट करेंगे। ऐसा किसने डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। जैसे आई विल एक्सप्लेन, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई, इफ एम्प्लॉयर इज पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉई ऑफ 1 लाख, उसको गवर्नमेंट बोलती है ना 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 1 लाख मत देना, डोंट गिव 1 लाख सैलरी। गवर्नमेंट सेज डोंट गिव 1 लाख सैलरी, इसमें से माइनस करो, अज्यूम 10,000। अब आप तुरंत मुझे सवाल पूछोगे, अब मैं आपको पहचान गई हूं, मैं तो आपको 4 और 5 लेक्चर्स में ही पहचान गई हूं। तुरंत सवाल आएंगे, मैम क्या 10,000 फिक्स होता है? ये कहां पे दिया है? हर बार 10,000 कट करेंगे क्या? रेट 10% है, क्योंकि 1 लाख का 10% निकाला तो 10,000 होता है। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, तुम एक्ट मत बनाओ, हम एक्ट पढ़ने आए हैं। मैं बोल रही हूँ अज्यूम करो, अज्यूम की TDS आपको 10,000 से कट करना है तो तुम एम्प्लॉय को दोगे 90,000। देखो मैं तुमको पहचान गई हूँ, जितनी जल्दी तुम मुझे पहचान लोगे बहुत अच्छी बात होगी। आई लाइक अ पर्टिकुलर फ्लो, आई लाइक डिसिप्लिन, वी ऑल शुड फॉलो दैट। डिसिप्लिन के बिना हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा टारगेट बहुत ऊपर है हमारा, है ना, एग्जाम्शन का टारगेट है अपना। हाँ ओके
ओके, सो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1 लाख मेरा सैलरी अगर है तो गवर्नमेंट बोलती है एम्प्लॉयर को, ए सुन ना 1 लाख मत दे, उसको सिर्फ 90 देने का, 90,000 देने का. व्हाई शुड आई गिव ओनली 90? टेक हिज 10,000 एंड गिव इट टू अस. टेक हिज 10,000 एंड गिव इट टू अस. फिर से कोई तो पूछने वाला है कि मैम 10,000 फिक्स्ड है क्या? मैंने बोला 10,000 फिक्स नहीं है. हाँ, मैंने अज्यूम किया है. ये कहां सिखाऊंगी कि क्या रेट से टीडीएस कट करना है, कितना टीडीएस कट करना है, कौन सी पेमेंट्स पे कट करना है, कब टीडीएस कट करना है. इसके लिए मैं अलग चैप्टर सिखाऊंगी, वो होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमारे चैप्टर में है. हाँ, तो मैम हाँ, किसी को टैक्स पे नहीं करना होता है, ऐसा नहीं होता. टीडीएस मेरा थोड़ा सा कट होता है, बचा हुआ अगर मेरी लायबिलिटी आएगी तो आई विल हैव टू पे इट. सो सपोज माय टैक्स लायबिलिटी, आकाश रुकना, बता रही हूं, पेशेंस. मैं 2-3 आई टीच यू इन 2-3 डिफरेंट वेज. फर्स्ट तरीके से नहीं समझा, सेकंड से समझेगा, थर्ड से समझेगा. पेशेंस रखने का, हाँ पेशेंस रखो. मैं टीडीएस इंट्रोड्यूस करा रही हूं आपको. अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी, इस एम्प्लॉय की टैक्स की लायबिलिटी 12,000 आ रही है, कभी भी जब भी किसी की लायबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, नाउ यू नो हाउ कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी. टैक्स, सरचार्ज, रिबेट के फॉर्मूला, सेस का फॉर्मूला और टैक्स लायबिलिटी निकालने का. तो टैक्स लायबिलिटी 12,000 लेस अपन बोलते हैं टीडीएस. गवर्नमेंट बोलती है देख तेरा टैक्स आ रहा है 12,000, उसमें से 10,000 मेरे पास पहुंच गया है. नाउ यू हैव टू पे बैलेंस. How much? 2,000. You will have to pay balance 2,000. अब आता है दूसरा सवाल. मैं आपके सवाल बिना देख के आपको बताने वाली हूँ आपके मन में क्या सवाल आते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ. एक 6-7 लेक्चर्स होते ही मुझे अंदाजा आ जाता है कि बैच कैसी है, किस टाइप के डाउट आप पूछने वाले हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड. अब आपका डाउट होगा मैम इस 1 लाख पे हम फिर से टैक्स पे करेंगे क्या, और हम इनकम में क्या करेंगे? जब आप आपका इनकम कैलकुलेट करोगे, योर सैलरी विल बी टेकन एज 1 लाख. यू विल टेक योर सैलरी एज 1 लाख. कितना सैलरी इनकम लेना पड़ेगा? 1 लाख. अरे बाप रे, मतलब हम 1 लाख पे फिर से टैक्स निकालेंगे? ओहो हो, नो नो नो, अंडरस्टैंड. आप एम्प्लॉय बोलेगा अरे मेरा तो नुकसान हो रहा है, मेरे को हाथ में मिला सैलरी 90,000. फोकस, आई एम नॉट लुकिंग एट योर चैट बिकॉज माई कंसेप्ट इज नॉट येट ओवर. लेट मी फिनिश टीचिंग यू द कंसेप्ट. एम्प्लॉय बोलता है मेरे हैंड्स में सैलरी आया 90. अच्छा, वो जाके अपने एम्प्लॉयर को बोलता है सर मेरे अकाउंट में ना सिर्फ 90,000 का सैलरी आया. अयो क्यों 90,000 का सैलरी आया? मेरा तो सैलरी 1 लाख है. आप तो नाइंसाफी है, स्कैम है, ये तो बुरी बात है. आप मेरी 1 लाख की सैलरी आप 90 दे रहे हो. वो एम्प्लॉयर बोलता है देखो मेरी तो पूरी इच्छा है मैं पूरे 1 लाख ही तुझे दे दूं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनकम टैक्स एक्ट ने हमें बोला है तुम्हें 1 लाख देने से पहले उसमें से 10,000 टैक्स काटना है. अच्छा 10,000 ही क्यों काटा आपने? मैंने 10,000 इसके लिए काटा है. ओके, मैंने 10,000 इसलिए काटा है क्योंकि मेरे सीए ने बोला है कैलकुलेट करके कि 10,000 काटो. 10,000 काट के मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, तुमको 90 दिया. अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में 90 आया. फिर वो बोलता है अच्छा जब मेरे रिटर्न भरूंगा, मेरा इनकम कैलकुलेट होगा सैलरी का, तब कितना कैलकुलेट होगा? आई टेल हिम जब तुम्हारा सैलरी का इनकम कैलकुलेट होगा तब 1 लाख होगा. तो आप बोलते हो अरे ये तो अनफेयर है, आप 10,000 मुझे कम दे रहे हो और 1 लाख पे टैक्स लगा रहे हो, मेरा तो 10,000 का नुकसान हो रहा है. एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट बोलता है कोई नुकसान नहीं हो रहा है. आप टैक्स कैलकुलेट करोगे पूरे 1 लाख पे, टैक्स कैलकुलेट करो. सपोज आपका टैक्स लायबिलिटी 12,000 आ रहा है, तो रुको, हमें 12,000 मत दो. आपके 10,000 टैक्स के नाम पे हमारे पास जमा हो चुके हैं. आपके 10,000 टैक्स के नाम पे हमारे पास जमा हो चुके हैं, तो अभी 10,000 कम देना. देखो देयर इज अ मैचिंग प्रिंसिपल. आई कैन नॉट काउंट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ध्यान से सुनो, आई कैन नॉट टेक एडिशन ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. 30 एप्पल्स एंड 20 ऑरेंजेस हम ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते. मैचिंग प्रिंसिपल होता है. आपने मेरा, एम्प्लॉयर ने मेरा 10,000 क्या नाम से कट किया है? टैक्स के नाम पे कट किया है. तो वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा? टैक्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा. मेरा 10,000 टैक्स के नाम से कट हुआ, तो किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा?
टैक्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। तो गवर्नमेंट बोलती तुम रुको, 1 लाख इनकम है तुम्हारा, पूरा का पूरा ले लो, उस पे टैक्स निकालो तो सही। जैसे अगर तुम्हारा अंदाजन सपोज बाकी का इनकम वगैरह सब ऐड कर दिया, एनटीआर निकाला, तुम्हारा टैक्स आ रहा है 12,000, ओके, उसमें से एम्प्लॉयर has already paid 10,000, so balance payable is 2,000. And suppose sometimes if your tax liability is coming to 9,000 एंड टीडीएस आपका ऑलरेडी 10,000 गवर्नमेंट के पास जमा है, गवर्नमेंट विल गिव यू अ रिफंड, गवर्नमेंट विल गिव यू अ रिफंड ऑफ द टैक्स। तो आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे। कंक्लूजन, अयो स्टोरी स्टार्ट हुई एक छोटे से वर्ड ऑफ टीडीएस से। एक छोटा सा सवाल कि मैम टीडीएस क्या है, बट देखा उसका जवाब बहुत लाइंस में और बहुत सारे टाइम में मुझे देना पड़ा। एक टीडीएस का मैं पूरा चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है, जो मैं आपको पूरा का पूरा सिखाने वाली हूं। नाउ अगेन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। Suppose there is an employer who is paying salary of 1 lakh to the employee, but he will not give 1 lakh in his account. He will put only 90,000. Why? 10,000 किधर गया? अपनी जेब में रखा क्या एम्प्लॉयर ने? नो नो नो, अपनी जेब में नहीं रखा। वो 10,000 लेके टीडीएस कैसे ज्यादा हो सकता है? हो सकता है हर्ष, तुझे अभी टीडीएस के बारे में नहीं सिखाया, अगर बाय चांस कुछ रीजन की वजह से ज्यादा हो गया तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट वापस कर देगी, ठीक है। हाँ, हो सकता है ऐसा। नाउ पे अटेंशन, हाँ पे अटेंशन। एम्प्लॉयर 90,000 दिया, 10,000 किधर गया? टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। योर टैक्स वाज डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ योर इनकम, दैट इज व्हाई द नेम इज टीडीएस। टैक्स डिडक्टेड वेयर? एट सोर्स ऑफ योर इनकम। टैक्स डिडक्टेड वेयर? एट द सोर्स ऑफ योर इनकम। सोर्स से टैक्स ले लेने का। तो मैंने टैक्स डिडक्ट कर लिया। अब तुमको बोला सुन, तेरा एक्चुअली सैलरी 1 लाख ही है, हाँ 1 लाख ले ले, अदर इनकम ले ले, एडजस्टमेंट्स कर ले, जो भी है, टैक्स लायबिलिटी निकाल। तेरी टैक्स लायबिलिटी आती है 12,000, तो उसमें से फिर से 12 मत देना, 12 में से 10 ऑलरेडी जमा है। एडजस्ट दिस 10,000 लेस टीडीएस, नाउ पे द बैलेंस 2,000। समटाइम्स किसी ने गलती से मेरा ज्यादा टीडीएस डिडक्ट कर लिया, या जो भी अलग अलग रीजंस होते हैं, आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। माय टैक्स लायबिलिटी सपोज कम्स 9,000, बट मेरा टीडीएस गवर्नमेंट के पास कितना जमा है? 10,000, तो मुझे रिफंड मिलेगा 1,000 का। आई विल गेट माई टैक्स का मनी बैक, डोंट वरी, रिफंड गवर्नमेंट देती है। हाँ, ओ हो, कौन सा भी एक लेने का ना मैम, टैक्स और टीडीएस। हाँ, अगर टैक्स लायबिलिटी 0 रहती तो, अरे नूरू तुझ बता, टैक्स लायबिलिटी 0 रहती तो पूरा का पूरा टीडीएस, टैक्स लायबिलिटी 0, टीडीएस 10,000, अयो रिफंड 10,000, समझा क्या? टीडीएस लेने का रीजन ही क्या हुआ मैम? गवर्नमेंट के पास पैसे पहले ही पहुंच गए। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक रुकना नहीं पड़ता है, हर महीने टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास चला जाता है। आई विल टीच यू दिस मोर इन डिटेल मैंने कम टू द चैप्टर ऑफ टीडीएस। ये एग्जाम्पल लिखना है क्या? अभी नहीं, थोड़ी देर में लिखेंगे। मैम रिफंड क्यों देती है गवर्नमेंट? क्योंकि देना ही चाहिए। शाइना, अगर मेरी क्लास की फी 10,000 है और तूने मुझे बाय चांस गलती से 12,000 भेज दिए, तो मैं 12,000 अपने पास रखूंगी क्या? रिफंड दूंगी ना। गवर्नमेंट जितना टैक्स है उतना ही लेगी। अगर आपके ज्यादा पैसे उनके पास पहुंच गए तो रिफंड दे देगी, सीधी सी बात है। मिठाई खा लो मैम, थैंक यू। तुम भी खा लो भाई, बहुत सारी मिठाई खा लो आप लोग भी। वापस बताऊंगी लिखवाने के टाइम। Vanshika, please ask me a specific doubt. Ask me a specific doubt, I'll help you out. Yes, I'm waiting for Vanshika. Ask me a specific doubt, I'll help you out. आपके इनकम से टैक्स कट होता है, गवर्नमेंट के पास जमा होता है। क्या नाम से कट हुआ? टैक्स। किसी अगेंस्ट एडजस्ट करने का? टैक्स के अगेंस्ट। टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। मैचिंग प्रिंसिपल, यू कैन कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ओके, यस। आईटीआर का फॉर्म भी दिखा देना, मिताली दिखाती हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। अभी एक स्टाफ को बोला है मेल करने के लिए, अगर बीच में टाइम मिला, आई ओपन माई मेल एंड आई शो इट टू यू। क्या आकाश, क्या नेक्स्ट टाइम?
विपुल समझ गया मैम, थैंक यू। वंशिका आई एम वेटिंग फॉर यू। बाकी के बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, बहुत सारे इनकम से टीडीएस कट होता है। अभी वो मत पूछना कौन से इनकम से टीडीएस होता है। मैं टीडीएस का चैप्टर पढ़ा रही हूँ क्या? नहीं, टीडीएस के कंसेप्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, ऐसा सिर्फ इंट्रोड्यूस किया एक। ओके, इसलिए पे करते हैं क्योंकि टैक्स लोग पे करते वक्त मच मच करते, बराबर है। इसलिए पहले टैक्स काट डालने का, बाद में वो मच मच करते, बराबर है। आइयो, वंशिका गायब, रुकना अंजलि। हाँ रे, नेक्स्ट बताती हूँ, एक वंशिका को तो आने दे। नेक्स्ट टाइम नहीं एडजस्ट होता है, नहीं नहीं, ज्यादा टीडीएस हो गया तो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होता है। नहीं रे बाबा, ईयर टू ईयर का हिसाब है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ओके, यस। नाउ अयो, मैं तो भूल ही गई, मैं आपको शेड्यूल 1 पढ़ा रही हूँ। हा, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको? शेड्यूल 1। आई एम टीचिंग यू शेड्यूल 1। वंशिका ने क्या पूछा? मैं सवाल मिस कर दिया। मिस हो गया। चलो आज टेस्ट भी लूंगी, ओरल टेस्ट भी लूंगी, क्वेरी सॉल्विंग का सेशन भी रखने का है। अयो हाँ, एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल मैम मैंने पूछा मैम, हाँ ना। तो एम्प्लॉय को देखना, 1 लाख की सैलरी है, उसके हाथ में कितना मिलेगा? एम्प्लॉय को आप 90,000 दोगे, 10,000 विल गो टू द गवर्नमेंट इन नेम ऑफ टैक्स। तो नाउ यू कंसिडर दिस 1 लाख एज योर सैलरी इनकम। व्हेन यू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, सपोज बाकी का सब इनकम है तुम्हारा, ऐड करके तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी 12,000 हो रहा है, तो टीडीएस माइनस करने का 10,000 ऑलरेडी जमा है, अभी फिर से 12 नहीं देने का, जमा हो गया है गवर्नमेंट के पास, एडवांस में चला गया इन फॉर्म ऑफ टीडीएस। बैलेंस पेबल इज 2,000। डन है। हाँ, अब मैं आती हूँ शेड्यूल की तरफ। चलो शेड्यूल स्टार्टिंग से करते, प्लीज पे अटेंशन। हाँ, शेड्यूल टीडीएस मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आज टीडीएस बोल दिया और खत्म हो गया। मैम अभी टीडीएस कभी नहीं पढ़ाने वाली है, नहीं रे बाबा, सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है। टीडीएस का अलग चैप्टर है हमारे सिलेबस में। हाँ चलो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020। फर्स्ट शेड्यूल में कितने पार्ट्स? 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 talks about the background last year का rate, so it gives the tax rates for AY 2021। शाबाश। पार्ट 2 says gives the TDS के rates। ये जो तुम्हारे सवाल है ना, मैम कितना TDS कट करने का, कब कट करने का, वगैरह वगैरह, ये आंसर मिलेगा हमें। इसके रेट्स कहाँ दिए गए हैं? पार्ट 2 में। TDS कट करने के रेट्स आर स्पेसिफाइड इन part 2 of the first schedule. So these are the TDS rates for, yes I wrote 3 parts which is correct। तूने आगे का नहीं पढ़ा सिहान, आगे लिखा है 3 parts which specify the rates, क्योंकि part 4 rates नहीं specify करता है। only 3 parts specify the tax rates, बाकी के 4th part tax rate specify नहीं करता है। ओके, पेशेंस रखने का। there are 4 parts down, understood सिहान? wait till the concept doesn't get over, wait। Now, part 1 gives the tax rates for last AY. Part 2 gives tax rates of TDS. TDS क्या rate से करने का for AY 21-22. Part 3 gives the TDS rates. Okay, deducting tax. So it gives the TDS rates and the rates for computing advance tax for FY 2021. Actually, part 3 indirectly ये gives you the TDS rates for salaries and advance tax किस तरह से compute करना है for the AY। means in short these are tax rates for AY। This gives us the tax rates for AY 21-22। So ये पार्ट 3 जो है अगले फाइनेंस एक्ट में पार्ट 1 बन जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 हमेशा कौन सा होता है? पिछला। So अगले साल में ये जो पार्ट 3 के रेट्स है ये कहाँ आ जाएंगे? पार्ट 1 में आ जाएंगे, क्योंकि पिछले साल के रेट्स पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 4 gives the rules for computing agricultural income। एग्री इनकम कैसे निकालने का ये पार्ट 4 बताता है। तो टैक्स रेट्स आर मेंशन्ड इन 3 पार्ट्स एंड एग्री इनकम इज मेंशन्ड इन पार्ट 4। जनरली एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जम फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जम फ्रॉम टैक्स। हम उस पर टैक्स पे नहीं करते, इट इज एग्जम फ्रॉम टैक्स। फिर भी
वो स्पेसिफिकली पार्ट 4 में दिया गया कि एग्री इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हम एग्री इनकम पे इनडायरेक्टली थोड़ा सा टैक्स पे करते हैं। कभी कभी हम एग्री इनकम पे इनडायरेक्टली थोड़ा सा टैक्स पे करते हैं। वो आज नहीं पढ़ाऊंगी, वो कहाँ पढ़ाऊंगी? इन द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अयो हमारा सिलेबस कितना है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, एग्रीकल्चरल इनकम, टीडीएस, ये सब हमें सीखना है। नाउ लेट्स राइट डाउन। जिनके पास नोटबुक है लिखो, जिनके पास नोट्स है यहाँ पे 4 लाइन्स दिए गए हैं, उस पे हम लोग लिखेंगे। राइट डाउन पार्ट, हाँ आइयो हम क्या सीख रहे हैं, लिखो। शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020। यस, इट हैज हाउ मेनी पार्ट्स? पार्ट 1, राइट डाउन। पार्ट 1 क्या देता है? टैक्स रेट्स फॉर AY 2021। हाँ, जिसको नहीं समझा है मैं वापस समझा ही रही हूँ। मैंने बोला ना, मेरे समझाने के 2-3 मेथड्स होते हैं। पहले मेथड से समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझा, दूसरा तरीका है लिखवा के बोलते रहने का, वापस समझाऊंगी। ओके, शेफाली बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ पार्ट 3, डोंट वरी। दिशा आई एम टेलिंग बाबा पार्ट 3 मेरे बच्चा लोग। चलो चलो, मैंने बोला क्या कंसेप्ट खत्म? हाँ, नहीं बोला ना, तो सिखा रही हूँ। चलो पार्ट 2। एक लाख सैलरी था अभय, एनटीआर जीटीआर नहीं था। अभय 1 लाख मेरा सैलरी था और उसमें बाकी का इनकम ऐड करने का है। मैंने एनटीआर लिखा ही नहीं, जीटीआर लिखा ही नहीं था, सिर्फ सैलरी लिया। बाकी का इनकम लेने के बाद जो भी जीटीआर जो भी एनटीआर आता है उस पर टैक्स निकाला। हाँ ओके, पार्ट 2। पार्ट 2 गिव्स टीडीएस रेट्स फॉर AY 21-22। पार्ट 3। अब जिनको पार्ट 3 वापस चाहिए, बोलते नहीं तो भी मैं बताती यार, थोड़ा पेशेंस रखो बच्चा लोग। पार्ट 3 was TDS rates फॉर सैलरी। अच्छा, तो टीडीएस रेट सैलरी के अलग होते हैं और कुछ और चीजों पे भी टीडीएस कट होता है। हाँ, टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन समटाइम्स कमीशन, रेंट, इन पे भी टीडीएस कट होता है। तो इस टीडीएस के रेट्स पार्ट 2 में दिए, सैलरी के टीडीएस के रेट्स पार्ट 3 में दिए। सो टीडीएस रेट्स फॉर सैलरी एंड एडवांस टैक्स rates, all this is given for AY 21-22. Now advance tax is nothing but income tax. Sometimes government चाहती है कि हम ये income tax advance में पे करें, तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो क्या रेट्स के हिसाब से पे करते हैं? जो रेट्स पार्ट 3 में दिए। सो पार्ट 3 गिव्स द इनकम टैक्स माने एडवांस टैक्स रेट्स। व्हाट इज एडवांस टैक्स? इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। तो किसी को हेडलाइंस में लिखना है तो आप लिख सकते हो व्हाट एडवांस टैक्स इज इक्वल टू। आज की ताजा खबर, चलो फटाफट लिखो। आइयो ओमकार, पार्ट 2 में टीडीएस रेट्स फॉर ऑल। हाँ, पार्ट 3 में टीडीएस रेट्स ओनली फॉर सैलरी, पार्ट 2 में टीडीएस रेट्स फॉर अदर देन सैलरी। टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन कमीशन, रेंट, बहुत सारे पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट होता है। मैम एग्जाम में इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? वंशी का क्वेश्चन किसी भी टाइप का आने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमने प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। दे विल गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, बट कि पार्ट 3 गिव्स टीडीएस रेट्स फॉर सैलरी, ट्रू, फॉल्स, ये 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको चूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ लिखो पार्ट 3 टीडीएस रेट फॉर सैलरी, advance tax rates for AY 21-22. What is advance tax? Write down. Headline में लिख सकते हो, advance tax is income tax paid in advance. So whatever advance tax you have to pay, that is income tax paid in advance. So part 1 is last year, ये last year का है,
करेक्ट। ये 21-22 के टीडीएस के रेट्स है। टीडीएस के रेट्स फॉर सैलरी एंड एडवांस टैक्स के रेट्स आर गिवन इन एवाई ऑफ एवाई 21-22 इधर दिया है। अब पार्ट 4 टैक्स रेट की बात नहीं करता है। पार्ट 4 एक्सप्लेन्स गिव्स रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग agri income. Rules for calculating agri income. Kapil, why 2021 AY is taken in part 1? उनकी मर्जी। अरे उन्होंने एक्ट बनाया, उनको बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है। दे ऑलवेज स्टार्ट विद पार्ट 1, उनको बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। पार्ट 1 गिव्स द फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। पार्ट 1 गिव्स द टैक्स रेट्स फॉर विच एवाई 2021, बैकग्राउंड से स्टार्ट, पिछले एवाई से स्टार्ट करते। हाँ, अब मेरा सवाल, अब सुनो मैम, कट द स्टोरी शॉर्ट, टेल अस कि मुझे करंट ईयर के टैक्स रेट्स देखने तो किधर मिलेगा? करंट ईयर के मुझे टैक्स, इनकम टैक्स के रेट चाहिए, टीडीएस वगैरह नहीं, हम इनकम टैक्स, ये जो एडवांस टैक्स के रेट्स है माने ही इनकम टैक्स के रेट्स है। तो पार्ट 3 गिव्स यू टैक्स रेट्स फॉर PY 2021 मींस AY 21-22, करेक्ट? यस। तो ये करंट ईयर का है। अगर मैं नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट की बात करूं, अगला फाइनेंस एक्ट 2021, ओके, इसके पार्ट 1 में कौन से रेट्स आएंगे? पार्ट 1 हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? फाइनेंस एक्ट 2021। सी, फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल फॉर AY, yes, it is applicable for AY 21-22, yes। अगला फाइनेंस एक्ट 2021 क्या होगा? इसका पार्ट 1 कौन सा होगा? पिछले साल का, मतलब AY 21-22, पिछला साल, मतलब ये पार्ट 3। सो पार्ट 3 ऑफ दिस ईयर बिकम्स पार्ट 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर। पार्ट 3 ऑफ दिस, यू नो ना, क्लोजिंग ऑफ दिस ईयर विल बिकम ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। यस, ऐसा ही है। इस साल के करंट रेट्स अगले साल के पुराने रेट्स बन गए। क्यों? क्योंकि अगले साल में नए रेट्स आएंगे। सो पार्ट 3 बिकम्स पार्ट 1 इन द नेक्स्ट ईयर। पार्ट 3 बिकम्स पार्ट 1 इन द नेक्स्ट ईयर। अयो, एडवांस में टैक्स कैसे भरेंगे? हर्ष, मैं एडवांस टैक्स के चैप्टर में बताऊंगी। अयो, कौन से चैप्टर में बताऊंगी? एडवांस टैक्स। हाँ, तो चलो ये समराइज करो जल्दी से। हैव यू ऑल नोटेड इट डाउन? Yes, so I think this is what is important here. Schedule 1 of Finance Act, Part 1 gives the tax rates for AY 2021, that is the last year. Part 2 gives the TDS rates for AY 21-22. Part 3 में भी TDS के रेट्स है, बट ये अलग TDS के रेट्स है। Part 3 में TDS रेट्स ऑफ सैलरी है प्लस एडवांस टैक्स के रेट्स है। एडवांस टैक्स के रेट्स में, एडवांस टैक्स के रेट्स मतलब ही इनकम टैक्स के रेट्स। पार्ट 4 इज रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग नेट एग्री इनकम। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मुझे टैक्स रेट चाहिए मेरे एवाई के, AY 21-22 के, मैं कहां जाके देखूंगी? एडवांस टैक्स माने ही इनकम टैक्स। सो आई विल गो एंड लुक एट पार्ट 3। ये कंक्लूजन है, मेरे करंट टैक्स रेट्स कहां होते हैं? पार्ट 3 में होते हैं। ये पार्ट 3 विल बिकम नेक्स्ट ईयर्स पार्ट 1। Okay, part 3 of this year will become part 1 of next year. Okay. Sharvari, same question you are asking. Sharvari, इधर दिया मैंने, अभी एक लड़की ने पूछा, यही मैंने डाउट बोला कि Schedule 1 contains 3 parts which specify the rates of tax and Part 4 doesn't specify the rates of tax but specifies agri income computation. टैक्स रेट्स के बारे में बोला है। 3 पार्ट्स, कौन से 3 पार्ट्स टैक्स के रेट स्पेसिफाई करते हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 4 रेट नहीं स्पेसिफाई करता, वो एग्री इनकम स्पेसिफाई करता है। लेकिन 4 पार्ट्स है। सिर्फ ऊपर का सेंटेंस ऐसा बोला है कि पहले 3 पार्ट्स टैक्स रेट्स पे है। अयो, समझा क्या? और पार्ट 4 क्या है? एग्री इनकम पे है। हाँ मैम, रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स, इनकम रेट्स का मतलब क्या होता है? टैक्स स्लैब्स। यस, द टैक्स स्लैब्स दैट आई टॉट यू आर गिवन इन पार्ट 3। 0 to 250, 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs। ये किधर दिया है? पार्ट 3 में दिया है।
करंट ईयर के टैक्स रेट्स किधर है? पार्ट 3 में है। लास्ट ईयर के टैक्स रेट्स किधर है? पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में क्या है? टीडीएस अदर देन सैलरी। हाँ, तुम लिख सकते हो, यहीं पे एक नोट हो सकता है, तुमको हेडलाइन लिखना है तो लिख सकते हो। पार्ट 3 of tax slabs and EL change every year. Yes, they change every year. Yes, they can change every year. Part 3 for Finance Act 2020 will become, किसी को हेडलाइन लिखना है तो लिखो, नोट में लिखना है तो लिखो, हेडलाइन में लिख सकते हो। पार्ट 3 for Finance Act 2020 will become part 1 will become part 1 for next, will become part 1 for next Finance Act. बरोबर, part 3 for Finance Act 2020 will become part 1 of the next Finance Act. बरोबर। चलो, किसने मुझे पूछा था? शर्वरी, थम्स अप दे दिया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड, शाबाश। Contents will not change, Sehan, they will remain the same. Yes. Yes, done. Done. चलो, तो ये डन कर लिया। इस पे तो पीएचडी मिलने वाली है अपने को अभी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आइयो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 एग्री इनकम, पार्ट 1 लास्ट ईयर के टीडीएस, लास्ट ईयर के टैक्स रेट्स, पार्ट 2 टीडीएस रेट्स, पार्ट 3 टीडीएस ऑन सैलरी एंड एडवांस टैक्स रेट्स। आइयो, समझ में आ गया क्या? यस। नाउ शुड आई गो अहेड? यस एवरीबडी, लेट्स गो अहेड। चलो 4.3, हाँ अब देखना इधर जिनके नोट्स में है आप लिख सकते हो। आपको पता है हमने नोटबुक में लिख के लिया है, जिनके पास नोट्स है यू कैन राइट इट डाउन आफ्टरवर्ड्स। 5 हेड्स, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम HP, PGBP, profits and gains of business and profession, then capital gains, IOS, total of 5 heads of income। पता है ये कहाँ दिया है? सेक्शन 14। कैसे लर्न रखने का? सेक्शन 14 को लर्न कैसे करने का? 1 + 4 5। इट सेज 5 हेड्स ऑफ इनकम का टोटल इज GTI। 5 हेड्स का इनकम का टोटल होता है GTI। देखो आज GTI में कुछ तो वैल्यू एडिशन किया, अगली बार जब TDS बताऊंगी और वैल्यू एडिशन करूंगी, अगली बार कुछ और सिखाऊंगी जो डिडक्शंस और वैल्यू एडिशन होगा। एक ही टाइम पे वैल्यू एडिशन नहीं कर सकती मैं, टैक्स नया सब्जेक्ट है अपने लिए बच्चा लोग। चलो चलो जल्दी फटाफट। नाउ सैलरीज HP, PGBP, कैपिटल गेन्स, IOS, टोटल इज GTI। GTI इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 14 इज GTI माने क्या? 5 हेड्स ऑफ इनकम। लर्न करने का 1 + 4 5, सो 5 हेड्स ऑफ इनकम इज गिवन इन सेक्शन 14। GTI में से लेस होता है चैप्टर 6A डिडक्शन, 6A डिडक्शन। हाँ लिखना है, अगर टाइम है तो मेरे साथ ही लिखते जाओ नोटबुक में। ओके, नाउ टैक्स हमने सीखे, टैक्स स्लैब्स। रिबेट होता है 87A में, वो लेस किया जाता है। कभी कभी सरचार्ज ऐड होता है। सरचार्ज का रेट क्या है? अबाव टैक्स रेट्स NTI अबाव 50 लाख। सरचार्ज के स्लैब्स है अलग अलग। चलो जल्दी, आज मुझे टेस्ट लेना है। हाँ दिशा, ये लिखना है बेटा, प्लीज राइट इट डाउन। नोट्स है ना, ब्लैंक है, वहीं पे लिखो। नोटबुक में नहीं लिखा तो चलेगा। हाँ, अब टैक्स लायबिलिटी लेस, टैक्स लायबिलिटी से लेस होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एडवांस टैक्स। कभी कभी हम टैक्स को एडवांस में ही पे कर देते हैं। मैम हम टैक्स को एडवांस में क्यों पे करते हैं? प्रोविजन है, मैं सिखाऊंगी एडवांस टैक्स के चैप्टर में। अगर आपने गलती से ज्यादा पे कर दिया तो रिफंड आएगा, और भी पेएबल होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। सो टैक्स पेएबल या टैक्स रिफंडेबल। नहीं लिखा तो भी चलेगा। नोट्स ये होमवर्क के लिए कंप्लीट कर लेना। चैप्टर 2 से मुझे नोट्स की कॉपी चाहिए, आपने जेरोक्स लेना चाहिए और मेरे साथ लिखना चाहिए। बहुत बार एम्प्टी स्पेसेस दी जाती है नोट्स में, जो मैं चाहती हूं कि हम फिल करें। आर यू ऑल ओके? चलो चलो जल्दी जल्दी।
देखो फिर से मैंने दिया है कंप्यूटेशन लिखने के लिए स्पेस दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बाय, दिस इज गिवन फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो घर पे ये होमवर्क के लिए लिख के लेने का, नोट्स में बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ, जितनी बार हम लिखेंगे उतना हमारा रिपीटेशन से लर्निंग हो जाता है। ओके यस ओके 4.4 बोलता है व्हाट अबाउट लीगल इनकम, व्हाट अबाउट इलीगल इनकम। लीगल एंड इलीगल बोथ इनकम्स आर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास, बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल। यो समझा क्या? Jacob, you will have to talk at SPC office really about all this, okay? Yes, we'll see what can be done. हाँ. Now every person who earns income will pay income tax. Individual, HUF, company, firm, AOP, BOI, local authority and AJP. So ये हमने कल कवर अप कर दिया है। Individuals, okay, HUF ये सब मैंने कल आपको बता दिया है। Now ये वही पेजेस है, अगले कुछ पेजेस वो इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर या ये सब जो है ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वही है, तो इसलिए मैं आगे जाती हूँ। तो थोड़ी डेफिनेशन पे आऊंगी। कंसेप्ट 5 सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर्स और वेडनेसडे तक चलेंगे। चलो, प्रीवियस ईयर, डू वी नो प्रीवियस ईयर नाउ? यस। और जिनके पास अभी नोट्स नहीं है फिर से नोटबुक में मत लिखो, जिनके पास नोट्स है आई लाइक टू हैव बॉक्सेस, आई डू सर्कल ऑफ बॉक्सेस ना, अपने भी बॉक्सेस बनाने चाहिए। हमारे ये कीवर्ड्स होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं ये। ओके, सो नाउ it means thank you if you're liking my notes, that's great. It means financial year immediately preceding the assessment year. PY पहले आता है, AY बाद में आता है, तो preceding means before. The income earned, when do you earn income? Income earned in the PY is taxed in the AY. Income earned in the PY is taxed in the AY. Now let us understand. बिजनेस और प्रोफेशन अगर न्यूली सेटअप होता है, हाँ यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, सुनो। मुझे नहीं लग रहा है आज पूरा चैप्टर खत्म होता है कि नहीं तो कल टेस्ट वगैरह, कल ओरली डिस्कशन लूंगी या कल मैं क्वेरी सॉल्विंग के लिए टाइम रखूंगी अगर आज खत्म नहीं हुआ तो। बट आई विल नॉट स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विदाउट गिविंग यू अ गुड 15 minutes to 20 minutes for query solving, definitely. Without that I'm not starting. Now अगर मैंने बिजनेस ईयर के मिडिल में स्टार्ट कर दिया, जैसे आपका अभी 14 जैन को किसी का रिजल्ट लगा या किसी का आगे रिजल्ट लगता है, कभी कभी जो भी आपके रिजल्ट की डेट होती है, तो मिडिल ऑफ द ईयर यू क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू डोंट से आई एम वेटिंग फॉर 1st April टू द नेक्स्ट ईयर टू स्टार्ट, देन आई विल स्टार्ट बिजनेस, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है, अगर आपने मिडिल ऑफ द ईयर में ही आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उस डेट से 31 मार्च तक आपका ईयर माना जाएगा। सो फॉर द फर्स्ट ईयर यू विल हैव अ ब्रोकन पीरियड, मतलब मेरी कंसेप्ट खत्म नहीं हुई है, डाउट्स मत पूछना, रुको, मेरी कंसेप्ट खत्म नहीं हुई है, डाउट्स मत पूछना। हाँ मैं पहचान गई हूं तुम लोगों को, रुको, मुझे नीचे इस पे एग्जाम्पल है। हाँ, तो अगर बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप होता है, न्यूली सेटअप, इन सच अ केस प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ सेटिंग अप टिल 31st मार्च। सो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1st April। नेक्स्ट ईयर पूरा साल आएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट अभी बीच में मैंने मिडिल ऑफ द ईयर स्टार्ट किया, तो मिडिल ऑफ द ईयर to 31st March will be treated as my first year, okay। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, 2 मिनट रुको। नीचे देखो एग्जाम्पल है, काफी नीचे है, देती हूँ वो, लेने वाली हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ थोड़ी देर में लेती हूँ, वो आएगा एग्जाम्पल नीचे। असेसमेंट ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months and it starts on 1st April. In this year tax is paid is called as assessment year. It is the year in which tax is paid. You pay tax for which income? Income that you earn in the last year, समझा क्या सबको? ओके उसके आगे असेसी, हाँ अभी आ गई असेसी की डेफिनेशन।
स्टूडेंट्स अर्लियर असेसी की डेफिनेशन यहाँ पे नवंबर 13 और मई 16 में एक बार पूछी गई थी। अभी आपको डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम्स में डायरेक्टली कि डिफाइन असेसी और डिफाइन दिस थिंग। व्हाई? बिकॉज दैट इज इनडायरेक्टली गेटिंग कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ questions. This all gets indirectly covered in the form of MCQ questions. November 13 and May 16 there was no concept of MCQ at that time, but now we have the concept of MCQ. बरोबर. Assessee means a person to whom tax or any sum of money is payable. So every person जिसको टैक्स पे करना होता है वो assessee बन जाता है. Every person to whom tax is payable under the act. तो आपको इनकम टैक्स के अंदर टैक्स पेबल है, आपका इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, आप 10 लाख की आपकी सैलरी है, तो आप assessee बन गए. क्यों? क्योंकि आपको टैक्स पे करने की जरूरत होती है. और it also includes every person in respect of whom some proceedings is going on. इनकम टैक्स की कोई नोटिस वगैरह आपको मिली है. क्यों? आप खुद से तो टैक्स पे नहीं कर रहे. चमेली का इनकम है 10-15 लाख, उसको भरने का नहीं है टैक्स का रिटर्न, उसको पेमेंट करने का नहीं है. उसके बारे में इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने चमेली को नोटिस भेजा. उनको नोटिस भेजने पे वो असेसी बन गई. सो एनी प्रोसीडिंग्स, उसके अगेंस्ट कुछ नोटिस और हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट किया, देन यू आर कॉल्ड एज द असेसी. तो असेसी माने एवरी पर्सन जिसको टैक्स पेएबल होता है. दूसरा, एवरी पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसीडिंग्स होती है. उसके बाद अ पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ सम अदर पर्सन. जैसे फॉर माइनर इनकम विल गेट एडेड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स. तो तुम्हारा खुद का इनकम नहीं है, फॉर वट एवर रीजन योर माइनर का इनकम है, सो माइनर का इनकम तुम्हारे हैंड्स में ऐड होगा तो तुम असेसी बन जाओगे. माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. माइनर्स इनकम इज एडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स. वी लर्न दिस इन द चैप्टर ऑफ क्लबिंग. स्टूडेंट्स, ये जो पहला चैप्टर है यहाँ पे इंटेंशन है कि सिर्फ आपको टैक्स के स्लैब समझ में आ जाए, ये नए नए टर्म्स ऑफ वर्ड्स की एक बार आपको कान पे पड़ जाए, यू गेट जस्ट इंट्रोड्यूस टू दीज टर्म्स. फिर डिटेल में स्टार्ट होता है अगले चैप्टर के साथ. नाउ एवरी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स है, या एवरी पर्सन जिसका खुद का इनकम है जिसको टैक्स पेएबल है, या एवरी पर्सन जिसका और कुछ इनकम किसी और का इनकम उसके इनकम में ऐड किया जाता है. नाउ एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी एन असेसी. जब आप डिफॉल्ट भी करते हो आप असेसी बन जाते हो. आप बोलते हो है मैंने तो रिटर्न भरा ही नहीं, मैंने तो टैक्स पे किया ही नहीं, आई डोंट नो इनकम टैक्स. तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है. इनकम टैक्स इज नो. तुम इनकम अर्न कर रहे हो, टैक्स पे करने का है, तुम असेसी इन डिफॉल्ट हो, तुमने डिफॉल्ट किया है, तुम हमारे लिए असेसी बन गए और हम तुमको पनिशमेंट करेंगे. सो असेसी मीन पर्सन जिसको खुद का टैक्स आ रहा है पेएबल, किसी और का इनकम मेरे इनकम में ऐड हो रहा है, या मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, या मैंने कोई डिफॉल्ट किया होगा इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स विल कॉल मी असेसी इन डिफॉल्ट. माने आई विल बिकम एन असेसी. अयो बरोबर. यस, पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव. दैट मीन्स आई इंक्लूड द फॉलोइंग. पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग. इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP, BOI. ये सब मैंने डिटेल में आपको बता दिया है. हैव यू ऑलरेडी लर्न द डेफिनेशन ऑफ पर्सन? Yes. What is GTI? GTI is defined under section 14. हाँ, माइनर के केस में पेरेंट्स असेसी रहते हैं. बरोबर. Yes. हाँ. Now सेक्शन 14 says following 5 heads of income का टोटल हम लेंगे तो इट विल बिकम GTI. बट स्टूडेंट, जरूरी है क्या कि सबको 5 heads of income होंगे? नहीं. ऐसा हो सकता है ना, जो हमारे केस में चमेली है ना, चमेली, उसका सैलरी का इनकम है, सैलरी का इनकम 15 लाख. अयो, उसका इंटरेस्ट इनकम 2 लाख, तो उसका GTI कितना बना? दिस इज IOS. तो उसका GTI कितना बना? 17 lakhs. तो दिस इज GTI. टोटल ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इज GTI. सम पर्सन्स में हैव ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, सम में नॉट हैव 5, सम में हैव लेसर. ओके, यस, एवरीबडी विथ मी. चलो एक बार थम्स अप और यस बोल दीजिए. और 2-3 डेफिनेशंस करूंगी, लगभग चैप्टर खत्म होने को ही आया है. 5 हेड्स लिखने का भी कोई सीक्वेंस होता है? जैसे नहीं होता है.
जनरली वी स्टार्ट फ्रॉम सैलरी, सेक्शंस होते हैं, सी सैलरी के सेक्शंस है 15 to 17, 22 to 27 is house property, 28 to 44 is PGBP, 44, 45 to 55 is capital gains, इसलिए ये sections का sequence है. 56 to 59 is IOS. बीच में कुछ तो गायब है. वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, थम्स अप पे थम्स अप आ रहे हैं. सुपर्ब सुपर्ब. नाउ बीच में कुछ सेक्शंस मिसिंग है, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ मिसिंग है. 18 से 21 ये डिलीटेड है. एक बार इनकम टैक्स में कोई भी सेक्शन डिलीट हो जाता है, मैम अभी आप कोई तो पूछेगा मैम क्या ये सेक्शंस हमें लर्न करने पड़ेंगे, तो मेरा आंसर है वेट. हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, तब बोलूंगी ये लर्न करना है, सेक्शन नंबर लर्न करना है. ओके हाँ, मुझे सेक्शन कैसे याद हुए आकाश? आई एम लर्निंग टैक्स. I'm not saying teaching, I'm also learning. Every year there are changes, so I learn every year. I am learning tax for last 23 years. 3 years when I was a student and 19 to 20 years, अभी मुझे 19 years complete हो गए. So to be precise, 19 plus 3, मैं 22 years से tax सीख रही हूँ और सिखा भी रही हूँ. Okay. नहीं, सभी इंपॉर्टेंट नहीं रहते. इंटर में सेक्शंस कोट करना जरूरी नहीं है, फाइनल में कोट करना जरूरी होता है. आई हैडंट कोटेड ऑल द सेक्शंस इन माय इंटर पेपर बट आई गॉट एन AIR, आई गॉट ग्रेट मार्क्स इन टैक्स. तो जरूरी नहीं है. आई विल टेल यू क्या क्या याद रखना है. सी अपना सिलेबस वास्ट है, सिर्फ टैक्स एक सब्जेक्ट नहीं है. यू हैव टू बैलेंस ऑल सब्जेक्ट्स, नो, दैट इज वाई. ओके, यस, लेट्स स्टार्ट. चलो, जीटीआई डेफिनेशन हो गई. इंडिया की डेफिनेशन का इसमें मैंने आपको ये दिखाया था पहले. बिफोर आई गो टू दैट, कम ऑन, आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस. टेल मी सेक्शन 87A. 87A, व्हाट इज 87A? आपको रिकॉल हो रहा है क्या? डिविडेंड इनकम लिपिका आईओएस में जाएगा, आईओएस में जाएगा. यस, 87 है. चलो, बीच बीच में मैं 5 मिनट के क्वेश्चंस. 1 बज गया तो क्या करने का? खड़े होने का, 5 कदम चल के वापस आने का. चलो चलो जल्दी जल्दी, 1 बज गया है. स्टूडेंट्स में वॉल्यूम ओके, क्लैरिटी है क्या वॉइस में? हाँ, यस. चलो, इट्स 1 o'clock, so everybody get up, jump wherever you are, get up, take 5 to 6 steps and come back running back on your chair. Yes, ये बोला. 87A is rebate का section. 87A ये rebate का section है. What is 44AB? 44AB क्या है? Tax audit. 44AB क्या है? Tax audit का section है. बरोबर? मैं बिस्किट खा रही हूँ. आपने रखे कि आपके बाजू में बिस्किट विस्किट जरा रखने का, अच्छा रहता है. हाँ, यस. डिडक्शंस. चलो, डिडक्शन स्टार्ट फ्रॉम व्हाट सेक्शन? डिडक्शंस आर फ्रॉम सेक्शन 80C to 80U. हाँ, डिडक्शंस सेक्शंस 80C to 80U. बरोबर. आगे जीटीआई का सेक्शन. व्हाट इज द सेक्शन फॉर जीटीआई? जीटीआई का सेक्शन बोलो. जीटीआई का सेक्शन क्या है? यो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन द बैटरीज. जीटीआई का सेक्शन 14. जीटीआई का सेक्शन 14. चलो जल्दी. उसके बाद राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी. राउंडिंग ऑफ का सेक्शन बताओ. ऑफ टैक्स लायबिलिटी कौन सा सेक्शन है? फटाफट बोलो. टैक्स लायबिलिटी इज राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B. हाँ, there's something else also I want to tell you. There's rounding off of NTI also. NTI को भी हम राउंड ऑफ करते हैं. कुछ नया सिखा रही हूँ. राउंडिंग ऑफ NTI happens under section 288A. तो पहले NTI आता है इसलिए उसका सेक्शन पहले आता है. टैक्स बाद में आता है इसलिए उसका राउंडिंग ऑफ का सेक्शन भी बाद में आता है. शाबाश, अच्छे बच्चे, सब ध्यान दे रहे. वेरी गुड, मजा आ रहा है मुझे. दिस इज माई फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग बैच, नो ऑनलाइन. नहीं तो हम फेस टू फेस लेते हैं. मुझे बहुत लग रहा था मुश्किल होगा यार ऐसे पढ़ाना, बच्चे सामने नहीं है तो, बट आई एम एंजॉइंग इट.
2 मिनट, आई एम जस्ट चेंजिंग द बैटरीज. Yes, I am back. Can you hear? I'm just checking the sound. Yes, the sound is okay. Yes, so rounding off. Now, if your NTI is also rounded off to nearest 10. दूसरा headline लिखो आज का. NTI, net taxable income, is rounded off under section 288A. लिखो. Net taxable income is rounded off. ये ऐसा छोटा नहीं लिखने का. अभी टाइपिंग में ठीक है, बट एग्जाम में कैपिटल कैप्स या स्मॉल अच्छे से फॉलो करने का. सो एनटीआई इज राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A. सो इफ somebody's इनकम का टोटल कम्स टू 10,42,381, it will be written as 10,42,380, and then you will calculate tax on this amount, 10,42,380. Same rule will apply. नो आदित्य, हमने इसके लिए नहीं लिखा है बेटा. आदित्य हमने, और हाँ, आई हैव ऑलरेडी रिटन, मुझे नहीं सुनना है. मैंने फिर से लिखो बोला तो लिखने का, 10 बार लिखने को लगाऊंगी. मैंने लिखो बोला तो लिखने का, लेकिन मैंने ये नहीं लिखवाया. एनटीआई इज राउंडेड ऑफ अंडर 288A. यस, अगर एनटीआई इज 10,42,384, इट विल बिकम 10,42,380. If it is 10,42,385, nearest 10, so 10,42,390, 10,42,387, 10,42,390. अयो लिखा क्या? अच्छा अभी लिखा देते, ठीक है. हाँ, डन. एनटीआई इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10. हेडलाइन हो गया लिख के. हाँ, अब मुझे बताना. अच्छा सुनो, अगर मेरा इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो कौन से हेड में जाएगा? इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो किधर जाएगा? इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड में जाएगा? यस, इंटरेस्ट इनकम आईओएस में जाएगा. शाबाश, अच्छी बात है, वेरी गुड. अगर मैं सैलरी कमा रही हूं तो किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरीज में. वेरी गुड. अगर आई एम कैरिंग आउट सम बिजनेस, आई एम डूइंग सम बिजनेस, वो कहां जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स. तो ये रफली आपको हेड ऑफ इनकम तो पता चल गए. अब मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बीईएल? हाँ, अब मुझे चाहिए एओपी के टैक्स रेट्स क्या है. व्हाट आर द टैक्स रेट्स फॉर एओपी? चलो फटाफट 5 मिनट एक टेस्ट ऐसे लेके वापस थ्योरी करना है मुझे. व्हाट इज द टैक्स रेट्स फॉर एओपी? क्या होते हैं? यस, 0 to 2,50,000, 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs. Okay, so the tax rates for AOP, what are the tax rates for AOP? 0 to 250, 2,50,000, 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, about 10 lakhs, 30%. बरोबर. Yes, बरोबर. Okay. चलो फटाफट. हाँ, अब what are the tax slabs for BOI? Same. What is the tax slab for AJP? Same. AJP, BOI, HUF, इनके लिए टैक्स स्लैब सेम है. 0 to 250, 250 to 5, सेम, एब्सोल्युटली सेम. ओके, नाउ पार्टनरशिप फॉर्म लिखा गया? नहीं. एलएलपी लिखा गया? नहीं. उनके टैक्स रेट्स अलग होते हैं, कंपनी के टैक्स रेट्स अलग होते हैं. हाँ, अब मुझे बताओ, आई एम एन NR, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल. My age is 63 years. What is the BEL? What is the BEL for me? I am a non-resident. I am an individual. My age is 63 years. So what is the BEL? चलो बताओ, what is the BEL? ढाई लाख? अयो 3 लाख. मैं तो 3 लाख के साथ जाने वाली हूँ. मैं तो 3 लाख के साथ जाने वाली हूँ. हाँ, वैभव 3 लाख नहीं लिखने का,
BL इज 2.5 लाख। NR के लिए सीनियर वेरी सीनियर का फर्क नहीं है। यस, मैक्सिमम किड्स हैव गिवन मी द राइट आंसर। मेरे क्लास के बच्चों ने अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक में गलती की तो देखना, फिर कंसेप्ट पे गलती नहीं करने वाले हम लोग। कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहिए अपना। यहाँ पे BL इज 2.5 लाख ओनली। BL ये 2.5 लाख ही है क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो। अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया होता और बोला होता कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिया में रहने वाला, स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल स्टेटस भी निकालना एक बहुत जरूरी होता है। शायद यही मेरा अगला चैप्टर होगा। मैम आपने इंटर में बोथ ग्रुप क्या, मुझे नहीं समझा। अच्छा, अगर मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल होती और 63 इयर्स की एज होती तो मेरे लिए BEL विल बी 3 lakhs। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इससे समझ में आता है कि आपकी क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है। हु गेट्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A? Very important. Who gets rebate under section 87A? So I'm waiting for your answers. चलो फिर मुझे तैयारी करनी है और 10 मिनट। सेजल, NTI, हाँ NTI up to correct. Okay. Yes, any person whose NTI is equal to 5 lakhs, he will also get, or any person whose NTI is less than 5 lakhs, माने up to NTI. Yes, clarity एकदम crystal clear चाहिए। up to NTI of 5 lakhs you will get rebate, but who will get? Only resident individual, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। HUF को नहीं मिलेगा और ना BOI को मिलेगा ना AOP को मिलेगा। सो रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल ओनली टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। आज की ताजा खबर, हेडलाइंस लिख के ले लो। चलो फटाफट, हेडलाइंस कहाँ लिख रहे हो? टॉप रेड मार्जिन। हाँ, रिबेट का आप सही फॉर्मूला बता रहे हो, टैक्स और 12,500 whichever is lower, which is absolutely okay, superb. So write down, rebate under 87A is available only to a resident individual. Rebate under 87A is available only to resident individual. Rebate to 87, rebate under 87A is available only to a resident individual. बरोबर? Is that clear to everybody? हर्षित, मेरे PD में लेक्चर्स अभी के ही है, शायद एग्जैक्टली यही होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक 20-25 दिन, ज़्यादा ही हो गया, एक महीना भर हो गया, मैंने इनकम टैक्स का न्यू रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये लेक्चर्स जल्दी चाहिए थे May 21 के हिसाब से। तो न्यू रिकॉर्डिंग्स ही है, कहीं कहीं मे बी चैप्टर 1 आई विल ऐड दिस, तो वहाँ पे आ ही जाएगा। हाँ, शशांक सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा। हु इज अ सोल प्रोप्राइटर? इंडिविजुअल, सो यू विल गेट इट। कर ले आकाश, तेरे को डांस करना है तो कर ले, मैं नहीं रोक रही तेरे को। CMA के स्टूडेंट्स भी देख सकते। NRI इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देगा, अगले चैप्टर में समझेगा। कभी कभी NRI इंडिया में प्रॉपर्टी ओन करता है। आई हैव अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, आई मे बी लिविंग इन USA और दुबई, बट आई ओन अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, आई अर्न रेंटल इनकम इन इंडिया। तो इनकम किधर कमा रहे? इंडिया में, तो टैक्स तो इंडिया में देना ही पड़ेगा। सो इनकम हम इंडिया में कमा रहे तो टैक्स देना पड़ेगा। इसका लॉजिक और डिटेल में समझाऊंगी इन द चैप्टर ऑफ, यस, इसका लॉजिक और डिटेल में समझाऊंगी इन द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। आज शादब को भूख लगी, आज रशर ओपिया वो नहीं है। हाँ, नहीं, एक बार रामबाण कवर किया तो आपको मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं होती। माय नोट्स कवर एवरीथिंग फ्रॉम मॉड्यूल। कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं होते तो तब मैं बोलती हूँ कि कवर कर लेना। ओके, हाँ, मार्जिनल रिलीफ सबको मिलता है, NR को मिलता है। हाँ, मार्जिनल रिलीफ सबको मिलेगा, एवरीबडी विल गेट मार्जिनल रिलीफ। यस,
ओके आगे नाउ अंडरस्टैंड। ओके थोड़ा सा टेस्ट ले लिया, अभी कमिंग बैक यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स पे। इंडिया, इंडिया की डेफिनेशन क्या होती है? कल का पीपीटी याद आ रहा है आपको? यस, टैक्स रेट ऑन ओपीसी कंपनी, आई विल टेल यू राइट नाउ, आई एम ऑन नॉट देयर। यस प्लीज अंडरस्टैंड। सबको भूख लगी है, मुझे भी लगे, लेकिन थोड़ी देर तो पढ़ाऊंगी और 10 मिनट प्लीज। हाँ तो आप है ना थोड़ा आनंद सर के लेक्चर के बाद थोड़ा सा हैवी कुछ ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन स्टे ऑन अ लिटिल लॉन्गर विथ मी, ठीक है? हाँ, द टर्म इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। अयो चलो चलो, जिनके पास नोट्स नहीं है वो लोग लिखते जाएंगे। इंडिया में क्या क्या आता है? इंडिया के नीचे लिखो टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब लैंड मास ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स, ये पानी भी इंडिया का, टेरिटोरियल वाटर्स इज ऑल्सो इंडिया, एक लिमिट तक होता है। हाँ तो प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं मैं थोड़ा सा और करवाऊंगी, थोड़ा सा डेफिनेशंस और ये सब करने वाली हूँ प्लीज। यस चलो चलो आगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो होता है, सो व्हाट इज इंडिया इंक्लूड्स, ये लैंड मास, तो ये पूरा लैंड मास इंडिया है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर, इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर, आई विल शो यू दैट पीपीटी स्लाइड लेटर ऑन। इट इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स इज एक्सटेंडिंग टू 12 नॉटिकल माइल्स, ये यहाँ लिखा है मिनट्स, 12 नॉटिकल माइल्स। टेरिटोरियल जोन जो होता है इंडिया का, इट एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होता है, दिस इज कॉल्ड एज इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। ये जो उसके आगे होता है 24 कॉन्टिजेस जोन, ये हमें इनकम टैक्स में नहीं लगता है, ये कस्टम्स में लगता है, हमें नहीं लगता है। हाँ आगे इनकम टैक्स होता है ये 200 nautical miles. Nautical miles is a measurement unit for measuring water में distance. Okay, land का distance तो हम किलोमीटर में गिनते हैं, लेकिन यहाँ का सो लैंड का डिस्टेंस तो हम किलोमीटर में गिनते हैं, बट यहाँ का हमें कैसे करना होता है? नॉटिकल माइल्स में, वाटर का जो डिस्टेंस होता है। व्हाट इज इंडिया? द लैंड मास इज इंडिया प्लस 12 नॉटिकल माइल्स इज इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, एंड वी हैव अ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं हम इसको, EEZ। यहाँ पे हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी करते हैं। 1 नॉटिकल माइल्स इज आई थिंक सम 10 पॉइंट सम किलोमीटर्स। You can Google it and get to know it is 10 point कुछ पॉइंट्स होगा, सो आप गूगल करके मुझे बता दीजिए, चलेगा? पार्थ मैं ITR देखती हूँ, अभी टाइम मिलेगा तो लेती हूँ, नहीं तो अरे तेरे को इस चैप्टर के पहले पक्का प्रॉमिस, आई विल नॉट स्टार्ट द अदर चैप्टर टिल आई डोंट शो यू द ITR कॉपी। ओके हाँ ठीक है। हाँ सुनो, 10.75 किलोमीटर, परफेक्ट, आई टोल्ड इट्स 10 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल 10.75 किलोमीटर है। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज दैट जोन जहां पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, मतलब मिनरल का एक्सट्रैक्शन, ऑयल का एक्सट्रैक्शन। तो सी में जो एक्टिविटीज चलती है, हम यहाँ तक ऑयल एक्सट्रैक्शन कैन बी कैरिड आउट टिल 200 नॉटिकल माइल्स। सो दिस इज ऑल्सो इंडिया। तो कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि आई एम मेरा पर्ल का इंडस्ट्री है तो मैं ओशन में काम कर रहा हूँ, मैं टैक्स नहीं देने वाला क्योंकि ये इंडिया नहीं है। अरे वो भी इंडिया है रे, इंडिया में सब कुछ कवर किया है। पता है क्या तुमको? हमने 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी कवर किया है। सिर्फ पानी कवर नहीं किया है, उसके नीचे का सी बेड, सी सॉइल, एयर अबाव द वाटर, सब कुछ कवर किया है। तू हवा में भी कुछ बिजनेस करेगा इंडियन टेरिटरी के ऊपर वाले एरिया में, उधर भी तुमको वो इंडिया माना जाएगा और तुमको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तुमको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ नाउ अंडरस्टैंड, 12 नॉटिकल माइल्स इज देयर, इट्स 1.875 किलोमीटर। तो गलत, नहीं 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 ना 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 नो नो नो, इट शुड बी 10 होना चाहिए। नहीं 10.75 किसने निकाला फिर? हाँ ठीक है, मैं गूगल करती हूँ, रुको मैं गूगल करती हूँ। हाँ ओके नाउ लिसन, टैक्स वालों ने कुछ नहीं छोड़ा, हाँ सच में कुछ नहीं छोड़ा। सो 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया? पे अटेंशन हियर। इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, territorial waters, that is up to, what is territorial waters? Up to 12 nautical miles. Seabed, sea soil, तो seabed और sea soil भी, and in fact even airspace, even the airspace above it. Then there's a new concept, continental shelf. एक सेकंड, अच्छा ठीक है, एक 1.852 किलोमीटर है तो ठीक है गूगल करेंगे, ये फैक्ट है,
ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं होने वाला. नॉटिकल माइल्स इज द मेजरमेंट फॉर वाटर. सिंपल, उसका कन्वर्जन हम देख लेंगे. इट इज नॉट चेंजिंग, सो रिलैक्स. मैं अपना कोई लॉ नहीं बनाने वाली हूं, मेरे कन्वर्जन के कुछ ये नहीं है, हम चेक करके देखेंगे. अब भाई इस पे कॉन्सेंट्रेट करो. चलो चलो, मैं जो सिखा रही हूँ उस पे फोकस करो. कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक नया टर्म है, वो बताती हूँ. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिखो इज अप टू 200 nautical miles. This 200 or 12 nautical miles will be counted from the land mass. Will be counted from the land mass. बरोबर? Yes. इतने अलग अलग आंसर दे रहे हो तुम लोग मुझे. हाँ चलो. अब सुनो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है वो बताती हूँ. अब सुनो, जैसे यहाँ पे अगर ये इंडिया है, दिस इज द लैंड मास ऑफ इंडिया. जब पानी चालू हो जाता है यहां से, सो व्हेन आई स्टार्ट विथ वाटर, ओके, जब यहाँ पे पानी स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि लैंड अचानक से खत्म हो गई, डुबुक पानी चलो गए, ऐसा नहीं होता है कि लैंड और एकदम से आप पानी में चले गए, नहीं होता है. लैंड का एक स्लोप होता है. तो मुझे, अगर आप सी में भी जाते हो तो अचानक से नहीं होता है कि पानी आ गया एकदम से, आप बहुत डीप है. सो लैंड का स्लोप धीरे 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 कम होते जाता है. सो ये जो होता है ना, यहाँ पे मैं जो पिंक में ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे लैंड का स्लोप है देखो, एंड धीरे 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 ये ऐसे नीचे चला जाएगा. तो यहाँ पे पानी का जो लेवल है ये एकदम से यहाँ पे डीप हो जाएगा. सो ये जो शेल्फ है, ये जो लैंड का पोर्शन है पिंक में, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. दिस इज कॉन्टिनेंटल गोवा एंड कसिनो इज वेरी मच इंक्लूडेड इन इंडिया. गोवा इंडिया में नहीं, क्या तेरे को पकड़ के मारूंगी. अरे कृति, गोवा इंडिया में है ना. हाँ, कसिनो वाटर में. गोवा का पानी इंडिया का पानी है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये इंडिया के बाहर की बात बता रही हूँ मैं, बाहर की. हाँ, अप टू 12 नॉटिकल माइल, एवरीथिंग इज इंडिया ओनली. अगर इंडिया में ही होता तो तू कसिनो कैसे खोलेगी. हाँ, पहले इंडिया वाटर रहता है, फिर नो मैन्स लैंड रहता है, नोबडी कैन डू एनीथिंग, दैट्स जस्ट कॉमन, एंड देन दूसरी कंट्री की टेरिटरी आएगी. आई कांट लीव इंडिया की टेरिटरी एज सच. हाँ, now understand continental shelf. So continental shelf is that land mass which gradually the slope goes down. It gradually the slope goes down. ये sea के पास में होता है, पानी के पास होता है, तो slope gradually goes down and plunges into the water. That is continental shelf. तो इस पे भी, अगर आप इस continental shelf पे भी कुछ एक्टिविटी करते हो तो वो भी इंडिया है. ये लैंड मास भी इंडिया है, पानी भी इंडिया है, सी बेड सी सॉइल भी इंडिया है, एयर स्पेस भी इंडिया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इंडिया है. वाह 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 वाह, सब कुछ इंडिया में आ गया. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज ऑल्सो इन इंडिया फॉर कैरिंग आउट सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दिस इज हाई सीज. यहाँ इसके आगे ये किसी का भी लैंड नहीं है, किसी का भी लैंड नहीं है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. नाउ इंडिया की डेफिनेशन में वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. एनी अदर मरीटाइम जोन, सो नेवी के हिसाब से भी कुछ जोन्स होते हैं, मरीटाइम जोन्स. दे आर ऑल्सो वेरी मच, नेवी मीन्स ऑल विद इन द कंट्री ओनली. ऑल दैट इज ऑल्सो इंडिया. Airspace above the Indian territorial waters is also India. Seabed, sea soil, airspace, water up to 12 nautical miles is Indian territories. 200 nautical miles is for exclusive economic activities only. Yes, continental shelf. EEZ is exclusive economic zone. Exclusive economic zone which is 200 nautical miles from the land mass. यहाँ पे नाम देखना क्या है, exclusive economic zone. तो यहाँ पे तुम economic activities like mineral extraction, oil extraction कर सकते हो. Okay? Yes. What DJ Mafia ma'am, please tell what? Maritime zones are defined under the Maritime Act जो नेवीज के लिए होता है. So these zones are also a part of India. So these are referred to as Indian territory only. Navy normally has these maritime zones. तो वो लोग define करते हैं. The Navy defines maritime zones. This is also part of India. So India is maritime zones, continental shelf, exclusive economic zone, land mass, seabed, sea soil, airspace above that. बरोबर. एंड इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. वापस डन, समझा भी? यस. ओके चलो, व्हाट इज एनटीआई मुझे बताओ. ट्विंकल बाय ने बोलने का पनिशमेंट. लास्ट में जाएंगे तू और मैं. हाँ, नेट टैक्सेबल इनकम. व्हाट इज एनटीआई? चलो, NTI is equal to GTI minus deductions. Yes, you have to learn the measurements like
Indian territorial waters is up to 12 nautical miles, exclusive economic zone is 200 nautical miles. दो तो measurements learn करने और क्या, हाँ, NTI is equal to GTI minus deductions, बरोबर, yes. ओके अब आता है एग्जम्पशन और डिडक्शन, अब आता है एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस. एग्जम्पशंस आर covered under section 10 of income tax act. कौन सा section? section 10 of income tax act. so exemptions compulsorily सब section 10 में ही cover होते हैं. 10 उसके अलग अलग सब sections होते हैं. exempt income is not considered for tax calculation क्योंकि उस पर टैक्स लगता ही नहीं है. exempt income is not considered for tax calculation क्योंकि उस पर इनकम लगता ही नहीं है. yes. now here if I give you an example, students कभी कभी मुझे स्टिकी नोट भी लग सकती है. ओके जैसे एग्जाम्पल एग्री इनकम लिखो. एग्जाम्पल अगर किसी के पास नोटबुक है तो वहां लिखो या स्टिकी नोट्स में लिखो. रामबाण के ऊपर नीचे कहीं स्पेस होगी तो वहां लिख सकते हो. यस exempt agri income in India, agri income in India is exempt from tax. Agri income in India is exempt from tax अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. तो जो पहला सेक्शन सबसेक्शन है 10 का वो एग्री इनकम को एग्जम्प्ट करता है. इतना इंपॉर्टेंट है एग्री हमारे लिए. सो लिखो एग्री इनकम इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1). शाबाश लिखो. नहीं हेडलाइन कहीं पे भी नोट कर सकता है. एग्जाम्पल ही दे रही हूं. अब सुनो अगर चमेली का नॉर्मल सैलरी इनकम है 10 लाख प्लस शी हैज एग्री इनकम. अयो इधर नहीं करती मैं इधर करती हूं. चमेली हैज सैलरी इनकम 10 लाख एंड एग्री इनकम agree income 2 lakhs. What will be her and interest income 1 lakh. हाँ रे 2 मिनट. interest income 1,10,000. How will you calculate her GTI? What will be her GTI? एग्जम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगता, वो इनकम के कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं होता. सो her GTI will be, you can write this in your notebook, her GTI will be salary 10 lakhs, IOS yes 1,10,000. shabash. and GTI will be very good 11,10,000. एकदम अच्छे बच्चे मेरे, एकदम शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे. Yes, so your GTI is 11,10,000. कितना GTI तुम्हारा? 11,10,000. मैम हमने एग्री इनकम क्यों नहीं लिया? लिखा नोट एग्री इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एग्जम्प्ट इनकम इज नॉट कंसिडर्ड इन इनकम टैक्स वर्किंग क्योंकि उस पर टैक्स लगता ही नहीं है. एग्जम्प्ट इनकम इज नॉट कंसिडर्ड इन टैक्स वर्किंग क्योंकि उस पे इनकम लगता ही नहीं है, टैक्स लगता ही नहीं है. सो योर GTI इज 11,10,000. इज दैट ओके विथ एवरीबडी? सो इज योर GTI कमिंग टू 11,10,000? बरोबर. यस हाँ ओके. सो ये होता है एग्जम्पशन. अभी आता है डिडक्शन. रिलीफ तो हमने देखा ही है. हाँ देखो ये मैं पहले बताती ना आपको समझ में नहीं आता है सच्ची में. लास्ट पार्ट है डिडक्शन. ओके नाउ डिडक्शन में क्या होता है? डिडक्शंस आर डिडक्टेड फ्रॉम GTI. दीज आर गिवन अंडर चैप्टर 6A 80C to 80U. डिडक्शंस आर डिडक्टेड फ्रॉम GTI. लिखो डिडक्शंस आर डिडक्टेड फ्रॉम. पॉलिटिकल पार्टीज का टैक्स नहीं पे करते, उनको एक एग्जम्पशन होता है. हम इंटर नहीं सीखेंगे, फाइनल में सीखेंगे वो. डिडक्शंस आर डिडक्टेड फ्रॉम GTI. डिडक्शंस आर स्पेसिफाइड अंडर चैप्टर 6A. डिडक्शंस का सीक्वेंस किधर है? GTI के बाद है.
करेक्ट सीक्वेंस में लेने का, एकदम करेक्ट सीक्वेंस में लेने का, राइट. डिडक्शंस आर गिवन अंडर चैप्टर 6 से फ्रॉम सेक्शन 80C to 80U they are deducted from GTI and then you after deducting deductions you get NTI. बरोबर. हाँ, अब देखो ध्यान से, एग्जम्प्ट इनकम कंसिडर नहीं होता, डिडक्शंस इनकम से माइनस होता है. अब रिलीफ, अब मुझे बताओ मार्जिनल रिलीफ आपने कहां से लेस किया, इनकम से या टैक्स से? मार्जिनल रिलीफ आपने कहां से लेस किया? टैक्स से लेस किया. यस, टैक्स प्लस सरचार्ज से हमने मार्जिनल रिलीफ लेस किया. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको डायरेक्टली रिलीफ मतलब थ्योरेटिकली समझा दी तो आपको समझ में नहीं आता. आपको कब समझेगा? जब मैं आपको एग्जांपल दे दिया, आपने मार्जिनल रिलीफ टैक्स में से माइनस कर दिया है, अब आपको समझा. व्हेनेवर आई मीन रिलीफ, इट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड फ्रॉम टैक्स. फ्रॉम टैक्स. अभी ये कोई भी टैक्स हो सकता है, कभी कभी टैक्स प्लस सरचार्ज हो सकता है, कभी फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो सकता है. अलग अलग रिलीफ के सेक्शंस है. देयर इज सेक्शन 86 एंड देयर इज 89. अलग अलग रिलीफ्स होते हैं बहुत. और भी 2-3 रिलीफ है. एक रिलीफ में सैलरी में सिखाऊंगी, एक रिलीफ यहाँ मार्जिनल रिलीफ में सिखाया है आपको. इनकम टैक्स लायबिलिटी इज कंप्यूटेड आफ्टर. ओके, सो ये रिलीफ्स आर, ये दिया है, आर रिड्यूस फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी. तो वी हैव लर्नड. इसका एग्जाम्पल लिखो एंड देन वील स्टॉप. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लिखो मार्जिनल रिलीफ. ये बार बार नहीं बोलने का, छोड़ दो, समझा ना? हाँ, एक बार बोल दिया ना, बस बार बार मयंक बोलने का नहीं. सबका मूड डिस्टर्ब हो जाता है, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं बोलने का, ठीक है? रिलीफ इज ऑलवेज रिड्यूस फ्रॉम टैक्स. एग्जाम्पल मार्जिनल रिलीफ. बरोबर? यस, ओके, राइट. अब कल फिर से ये चैप्टर तो थोड़ा पार्ट बचा ही होगा. इस चैप्टर का थोड़ा पार्ट खत्म करके मैं कल सिर्फ क्वेरी सॉल्विंग लूंगी. आई विल नॉट स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑन मंडे. तो कल मेरा क्लास शायद थोड़ी देर के लिए ही हो सकता है. कल देखेंगे जैसा होता है, या ओरली टेस्ट दूंगी, थोड़ा सा रिवाइज करा के ले लूंगी आपसे. Okay, so students, it was great fun. Today we started with theory. I taught you India definition, SSC, PY, AY. We learnt about deductions, exemption. एक सिर्फ इंट्रोड्यूस किया सब पे आपको, राइट? और आज मैंने स्टार्ट तो यहीं से किया ना. यस, बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है. बुक्स कब आएंगी? कुरियर हो चुका है. जितना टाइम कुरियर के लिए लगेगा उतना ही लगेगा. All right, students, so thank you so much for being a wonderful audience, and I always enjoy teaching with you. Wish you all a happy Makar Sankranti. I hope you all are safe and doing extremely well. So all the best wishes to all of you. Okay, thank you. Bye students. Bye bye. When should we buy the GD Google Drive classes to get latest recordings? You can buy them now. Lectures are already ready. Around 16 to 17 lectures have already been uploaded on my Google Drive link. Yes. So thank you, dear students. Enjoy your day. Bye.